हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तुगलक वंश। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने मिडिवल का 2-3 पोर्शन को डिस्कस कर रखा है और वो है अरब आक्रमण। उसके बाद हमने डिस्कस किया था गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। तो स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। मैं नासरीन, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बीबी कॉलेज आसनसोल। तो सबसे पहले मैं बता दूँ ये वीडियो किनके लिए हेल्पफुल है। जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है। साथ में पीजी और यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं और जिनके सब्जेक्ट में ये सिलेबस में ये इंक्लूड है ये पोर्शन मिडिवल इंडिया, उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। और ये सेकेंड सेमेस्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट और थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है क्योंकि ये उनके सब्जेक्ट सिलेबस में इंक्लूड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश के बाद हम देखते हैं तुगलक वंश आया। जैसे कि दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश हैं, हम पांचों वंश को एक एक करके देख रहे हैं। ये तीसरा वंश है तुगलक वंश, जो कि सबसे लंबे समय तक रहा था दिल्ली सल्तनत में। तो उसके संस्थापक कौन थे, अर्थात इसकी स्थापना कब हुई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक थे। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा टाइपिंग, ये 1325 है, 1325 है। 1320 से 1325, 1320 से 1325 इनका समय काल है। गयासुद्दीन तुगलक यानी ये 1320 से 1325 5 वर्षों तक शासन किया है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, जिसने 5 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश में कुल कितने शासक हुए? तुगलक वंश 8 शासक हुए इसमें, और ये 1320 से 1414 ईस्वी तक चला है। लगभग 100 साल, दैट मीन्स 94 ईयर्स है ये, ठीक है, 94 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था, अर्थात उसका वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम गाजी तुगलक था। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर कितने वर्षों तक शासन किया? जैसा कि मैंने पहले ही बोला, 94 ईयर्स, लगभग 100 वर्षों तक का इनका शासन था। और सल्तनत काल में ये सबसे अधिक दिनों तक शासन किए हैं इन पांचों वंशों में। सल्तनत काल के किस शासक ने सबसे पहले नहर सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहन दिया? अब देखेंगे नहर सिंचाई पद्धति धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। फिरोज शाह तुगलक के समय में तो बहुत सारे नहरों का भी निर्माण किया गया, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये क्वेश्चन आए कि सबसे पहले शुरुआत किसने की है, पद्धति को प्रोत्साहन किसने दिया था सबसे पहले, तो उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक। किस शासक के समय सर्वप्रथम दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया? जैसे कि पिछले हम लोगों ने देख रखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और वह सल्तनत काल का पहला शासक था, लेकिन उसने अपने साम्राज्य में दक्षिण को राज्य को जीत कर मिलाया नहीं था। लेकिन ये शुरुआत किसने कर दी? अपने राज्य में दक्षिण के राज्यों को जीत कर मिलाया गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है, जो कि 1351 ईस्वी तक रहा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के एक साथ है कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन आया और उसका समय काल, वो कब से कब तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौना खां इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? कहीं कहीं किसी बुक में आपको जूना खां भी दिख जाएगा वेरिएशन प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन वास्तविक में ये किस नाम, जूना खां इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, यानी वास्तविक नाम जूना खां है मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा विद्वान मोरक्को से भारत आया था? तो इब्न बतूता, 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? रहला। इब्न बतूता द्वारा रचित पुस्तक है रहला, जिसमें भारत के विषय में लिखा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल के विषय में लिखा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक में कौन सी योजनाएं लागू की? मोहम्मद बिन तुगलक को एक आदर्शवादी पागल राजा भी कहा जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारे अच्छी योजनाएं लागू की थी, लेकिन वो सारे के सारे फेल कर गए। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से योजनाएं लागू की गई। पहला जो योजना था वो था दोआब में कर वृद्धि। दोआब एक ऐसा क्षेत्र था जो बहुत ही भूमि वहाँ की उपजाऊ थी और बहुत ही अधिक मात्रा में वहाँ से इनकम होता था गवर्नमेंट को। तो उसने क्या किया, वहाँ
का जो उपज का जो कर था, वो कर को उसने कम से कम हाफ कर दिया कि जितना उपज होगा उसका आधा किसानों को देना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद ही वहाँ पर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि वो फेल कर जाता है। जो भी अनाज या कर के रूप में प्राप्त हो रहा था सरकार को, वो भी खत्म होने लगता है। नेक्स्ट फिर था राजधानी परिवर्तन। ये उसका एक बहुत बड़ा स्टेप था, ये भी फेल किया। राजधानी परिवर्तन डेट भी साथ में आप लोग याद कर लीजिएगा कि 1325 में हुआ। उसके बाद ठीक उसके 2 साल बाद 1327 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन हुआ। राजधानी परिवर्तन में क्या किया गया था? राजधानी को शिफ्ट किया गया था दौलताबाद में। दौलताबाद में राजधानी को शिफ्ट किया गया था। ठीक है, दौलताबाद में राजधानी को शिफ्ट किया गया और साथ ही साथ केवल ऑफिस को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को भी यहाँ से ले जाया गया। लेकिन यहाँ के बहुत सारे लोग जो वहाँ पर नहीं रह पाए या कुछ रास्ते में ही मर गए, फिर उन्हें वापस दिल्ली पुनः लाया गया। तो ये जो राजधानी परिवर्तन था, दिल्ली से दौलताबाद और फिर दौलताबाद से दिल्ली वापस, तो ये भी इसका एक फेलियर ही था। नेक्स्ट था सांकेतिक मुद्रा। मुद्रा व्यवस्था में उसने, जैसे हम लोग जानते हैं कि वहाँ बेसिकली मिडिवल टाइम में भी या प्राचीन टाइम में भी स्वर्ण मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं, ऐसे सिक्के बना करते थे और उनका फेस वैल्यू और उनका प्लेस वैल्यू दोनों ही सेम होता था। लेकिन सांकेतिक मुद्रा में क्या होता है, एक फिक्स कर दिया जाता है टर्म की इतना वैल्यू है, उसका वैल्यू फिक्स कर दिया जाता है, चाहे वो कागज के रूप में उसका वैल्यू फिक्स कर दिया जाए या फिर कांसा या फिर और कुछ कम दाम के जो मेटल्स होते थे उन पर उनका वैल्यू फिक्स कर दिया जाता था। जैसे आज भी हम लोग जो चलते हैं वो टोकन करेंसी है, जिसे हम इंग्लिश में टोकन करेंसी बोलेंगे। तो उतने पुराने समय में इतनी बड़ी सोच उसने तो रखी, लेकिन ये भी फेल कर गया क्योंकि लोगों ने घर में ही सिक्के डालने शुरू कर दिए। सरकारी जो स्टैंप होता है या सरकारी जो मुहर होती है वो सही रूप से उसके मुद्रा पर अंकित नहीं हो पाए थे, जिससे लोगों के घर ही टकसाल बन गए थे। और बाद में देखने को मिलता है कि उसके घर के बाहर या फिर साम्राज्य में बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पर सिक्के के ये सांकेतिक मुद्रा जो चलाए गए थे उसके ढेर जमा हो गए थे। तो ये भी एक फेलियर ही था। उसके बाद खुरासान अभियान था। ये भी खुरासान वाले क्षेत्र में वो जीतना चाह रहे थे, लेकिन इस समय त्रिमैत्री जो हुआ था वो भंग हो गया और वो खुरासान अभियान भी कहीं ना कहीं फेल कर गया। उसके बाद कराचील का सैनिक अभियान। कराचील का जो सैनिक अभियान था ये एक बहुत ही ठंडे प्रदेश में कुमायूं वाली पहाड़ी वाले क्षेत्र में होना था। लेकिन वहाँ पर जब सैनिक गए तो सैनिक वहाँ पर ठंड से सरवाइव नहीं कर पाए, बहुत सारे सैनिक मारे गए। तो ये भी कहीं ना कहीं फेल किया। तो ये जो पांचों के पांचों यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, इसकी जो योजनाएं थी वो सभी के सभी लागू किए इसने और वो सारे के सारे फेल कर गए। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर कहाँ ले गया? जैसा मैंने पहले ही बोला, दौलताबाद। बेसिकली ये कौन सा पोर्शन था? दौलताबाद देवगिरी वाला पोर्शन है। ये देवगिरी, दौलताबाद देवगिरी वाला पोर्शन है। किस शासक ने कृषि विभाग दीवान ए कोही का गठन किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसने बहुत सारे काम किए थे, कृषि से संबंधित भी उसने काम किया था। तो दीवान ए कोही जो कि कृषि विभाग से संबंध है इसका। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी रह सकता है कि दीवान ए कोही से आप क्या समझते हो? तो ये कृषि विभाग था। और किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों को कौन सा कृषि ऋण प्रदान किया? कृषि ऋण, या फिर डायरेक्ट इससे इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि तकावी ऋण क्या है, या एक कृषि ऋण का नाम लिखे तो तकावी हो जाएगा। और ये तकावी ऋण किसने दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि ऋण था तकावी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। और इसका समय काल क्या है? 1351 से 1388 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? गुजरात के पास ही थट्टा नामक स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? जजिया जो कि एक कर था जो कि हिंदू और कमियों से लिया जाता था, लेकिन ब्राह्मणों पर यह माफ किया गया था, ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा सिंचाई कर लगाया था? तो हब ए शर्ब ये क्या है? सिंचाई कर है जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। सिंचाई की उसने व्यवस्था भी की थी और कर भी लगाया था जिससे राज्य को भी इनकम हो सके।
तो हब ए शर्ब। उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हब ए शर्ब क्या है, या उस सिंचाई घर का नाम बताइए जिसे फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, तो हब ए शर्ब। नेक्स्ट है, किस शासक ने शशगनी नामक चांदी के सिक्के चलाए थे। शशगनी ये चांदी का सिक्का है, अलग अलग रूलर ने अलग अलग सिक्के चलाए, अलग अलग उनका नाम दिया, तो ये जो शशगनी है वो फिरोज शाह तुगलक के समय चलाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने मिश्रित धातु का सिक्का किस नाम से चलाया था। अद्धा नामक सिक्का था, ठीक है। अद्धा, यहाँ ध वर्ड भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। अद्धा या अद्धा नाम से ही समझ में आ रहा है कि हाफ, यानी जो चांदी का सिक्का उस समय चल रहा था उसका हाफ पोर्शन था। इसके साथ साथ उसने एक विख नामक भी सिक्का चलाया था जो 1/4 होता था चांदी के सिक्के का। अशोक के 2 स्तंभों को किसने दिल्ली में लाकर स्थापित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने। अशोक के 2 स्तंभ थे, मेरठ में भी प्रेजेंट था वो स्तंभ, तो उसे किसने वापस दिल्ली में लाकर स्थापित कराया गया था, किसके काल में, तो फिरोज शाह तुगलक के काल में। ये लास्ट ईयर क्वेश्चंस में भी आया हुआ है। फिरोज शाह तुगलक ने दान के लिए किस विभाग की स्थापना की थी, तो दीवाने खैरात। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है खैरात देना, यानी दान विभाग, दीवाने खैरात। इसमें जो जरूरतमंद लोग होते थे, स्त्रियां होती थी, उनको भी दान दिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने किन नगरों का निर्माण करवाया था। बहुत सारे नगरों का उसने निर्माण करवाया था, जिसमें हमें यहाँ दिख रहा है फतेहाबाद। बहुत सारे नगर तो उसके नाम पर ही थे, जिसमें फिरोजाबाद, फिरोजा, फिरोजपुर, ये 3 जो हैं उसी के नाम पर हैं। और साथ में हिसार भी है और जौनपुर भी है, जौनपुर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह की आत्मकथा कौन सी पुस्तक है। फुतहात फिरोज शाही, ठीक है। फुतहात फिरोज शाही फिरोज शाह की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख फिरोज शाही एवं फतवा ए जहानदारी की रचना किसने की। देखिए ये जो 2 बुक है, ये 2 बुक भी बहुत फेमस है। तारीख फिरोज शाही, फतवा ए जहानदारी, दोनों की ही रचना बर्नी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत युग का अकबर किसे एवं किसके द्वारा कहा गया है। जाहिर सी बात है कि सल्तनत युग में कोई एक ऐसा शासक था जिसने बहुत सारे कल्याणकारी काम किए हैं, इसी वजह से उसे मुगल काल के अकबर के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर वो नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए थे, और किसने कहा है, या ये उपाधि किसने दी है, तो हेनरी इलियट और एलिफिंस्टन ने। फिरोज शाह तुगलक ने और एक विभाग की स्थापना की थी, रोजगार विभाग। रोजगार विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने। क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रोजगार विभाग किसी भी शासक के लिए या किसी भी जनता के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो फिरोज शाह तुगलक के बहुत सारे ऐसे काम थे जिसके वजह से उसे अकबर के साथ उसे कंपेयर किया गया है। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। आज हम लोगों ने तुगलक वंश देख लिया, लगभग बेसिक क्वेश्चंस, और भी बहुत सारे इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, लेकिन कम से कम आप लोग इतना भी देख लीजिए तो एग्जाम में आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो 2 और वंश बच गए हैं, वो शॉर्ट में ही है, सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश जो अंतिम वंश है, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप ज़रूर से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सैयद वंश और लोधी वंश के साथ। तब तक के लिए इतना ही।